हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। आप सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसे कि आज भी आपका एडमिट कार्ड अभी तक अपलोड नहीं हुआ है नेट एग्ज़ाम का, तो जिससे कुछ लोग संभावनाएं लगा रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल भी हो सकता है, और कुछ लोग तो इस तरह की अफवाहें भी फैला रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। पर अभी आप लोग किसी की बातों पे मत आइएगा, जब तक कि जो भी होगा उसका नोटिफिकेशन आपको यूजीसी की तरफ से आएगा। आप उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा उसी को मानिएगा, किसी की बातों में या किसी भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं वेबसाइट हैं जो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, या बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे चैनल हैं जिन पे बहुत सारे तरह के सिर्फ अपने चैनल को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के पोस्ट कर देते हैं कि ऐसा होगा वैसा। अभी कुछ मत मानिएगा। अगर कुछ ऐसा होगा, कैंसिल होना है, नहीं होना है, तो आप सीधे लगातार आप कर रहे हैं तो एक दो बार अगर सर्च ही करके देखना है तो आप सीधे यूजीसी एनटीए नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए। वहाँ पे ही आपको जो जानकारी मिलेगी वो सही होगी। कुछ भी होगा तो जैसा भी एग्ज़ाम को लेके होगा वहाँ पे नोटिस ज़रूर आपको मिलेगी देखने को। तो आइए हम आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज के मॉक टेस्ट को आप जानते हैं कि संडे है और हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से होता है। कल का मॉक टेस्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, क्योंकि कल का मॉक टेस्ट भी हमारा मॉडर्न हिस्ट्री पे ही है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। आज के मॉक टेस्ट का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोक विदित मुकदमों में से कौन सा मुकदमा 32 अमूर्त परिवर्तनवादी राजनीतिकों तथा मजदूर संघ के सक्रियतावादियों की उस गिरफ्तारी से संबंधित है जिसमें 3 ब्रिटिश साम्यवादी भी शामिल थे। आपके सामने ऑप्शन है मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, नासिक षड्यंत्र मुकदमा या लाहौर षड्यंत्र मुकदमा। तो इसका सही उत्तर है आपका, वो है आपका, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि पूछ क्या रहा, लोक विदित मुकदमों में से कौन सा ऐसा मुकदमा जिसमें 32 अमूल परिवर्तनवादी राजनीतिकों तथा मजदूर संघ के सक्रियतावादियों की गिरफ्तारी से जुड़ा था, संबंधित था, और उसमें 3 ब्रिटिश साम्यवादी भी शामिल थे। तो इसका सही उत्तर है आपका मेरठ षड्यंत्र। मेरठ षड्यंत्र था जिसमें कि आपका 3 अधिकारी भी, ये ब्रिटिश साम्यवादी भी शामिल थे, जिनमें एक थे आपके, इन 3 में आपका नाम बता देती हूँ ब्रिटिश साम्यवादियों से, कि एक आपके थे फिलिप स्प्रेट, फिर दूसरे थे बेन बेड्रले या तथा लेस्टर हैचिसन। तो ये 3 थे। और आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड को पत्र लिखकर इस मुकदमे को हटा लेने की सिफारिश की थी। तो उससे संबंधित अगर इस तरह का आ जाता है तो आपके सामने और भी नाम होंगे, पर उसका सही उत्तर होगा आइंस्टाइन। इन्होंने उस समय के वहाँ के प्रधानमंत्री को पत्र लिख के इस तरह के मुकदमे को हटाने की सिफारिश की थी। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि नासिक षड्यंत्र है या आपका लाहौर षड्यंत्र है, तो लाहौर षड्यंत्र है चाहे नासिक है, इन सब से भी आप जो भी फैक्ट है उसको देख लिया करिए, क्योंकि अभी आपका जैसे मेरठ का पूछ लिया, कहीं एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपका नासिक से जुड़ा हो या आपका लाहौर षड्यंत्र से। लाहौर षड्यंत्र 2 चीज़ें आती हैं, 2 जगह आता है। एक तो आपका आता है कि लाहौर षड्यंत्र मुकदमा आ जाता है तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी के बाद जो उन लोगों ने हत्या की थी सैंडर्स की, उसके तहत चला गया था। और दूसरे क्या कहते हैं, उसमें आपका लाहौर षड्यंत्र एक और हुआ था। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है। और ये आपका नासिक षड्यंत्र है जिसमें आपका गिरफ्तारी हुई थी, इन पे केस चलाया गया था आपका बीडी सावरकर पर। तो क्या था आपका नासिक षड्यंत्र था। तो इस तरह से क्वेश्चन किसी से आए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जो फैक्ट रहते हैं उससे भी संबंधित क्वेश्चन देख लिया करिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि रेज़मे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित कैनुअल अवार्ड जो 1932 निम्नांकित को छोड़कर सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचन मंडल युक्त विशेष निर्वाचन क्षेत्र गठित करने की बात कही गई थी। अब जैसे कि हम जानते हैं हमारा ये आपका था कैनुअल अवार्ड था, जिसमें कि ये आपको दलितों को भी अलग से निर्वाचन मंडल बना दिया गया था, और इसके बाद गांधी जी ने आमरण अनशन स्टार्ट किया था। तो इस तरह से
क्या था कि जो इनका रेज़्मे मैकडोनाल्ड का था, इन्होंने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया। तो उसमें इन्होंने क्या किया कि कैनुअल अवार्ड, जिसमें इन्होंने क्या कहते हैं, इसके तहत जो प्रति अल्पसंख्यक समुदाय थे उनके लिए विधानमंडल में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी थीं, और इनके सदस्यों का चुनाव जो है पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाना, ऐसा कह दिया था। जैसा कि हम जानते हैं सांप्रदायिकता का जो खेल खेल रहे थे, वो चाहे आपका 1905 का आपका बंगाल विभाजन हो, चाहे फिर आपका 1909 का लॉर्ड मिंटो जो आया था, अधिनियम आया था 1909 का, तो उसमें हो भारत शासन अधिनियम में। तो इस तरह से उस 1909 में क्या था कि ये जो आपके मुस्लिम थे उनके लिए आपने बना दिया निर्वाचन मंडल। फिर आपने 1919 वाले में सिखों को भी दे दिया, उसको बढ़ा के। फिर अब इनका क्या था, ये हिंदुओं के जो अल्पसंख्यक थे उनको भी, दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानकर उनको भी हिंदुओं से अलग करके बना दिया। तो इसके ही उसमें क्या है कि महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। तो उसके बाद इनका जब स्वास्थ्य काफ़ी तेज़ी से गिरने लगा, तो फिर मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास और राजगोपालचारी आदि ने के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसे पूना समझौता भी कहते हैं, और पूना समझौता ही कहते हैं उसे। और वो 26 सितंबर और 1932 को हुआ था। तो उसमें क्या था कि इससे भी एक बार क्वेश्चन बना था कि पूना समझौते में गांधी जी इधर अंबेडकर जी के साथ किसने हस्ताक्षर किया था या किसने किया था। तो ये था ज़रूर महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में, पर इसमें जो है इसे पूना समझौता, इसके अंदर दलितों को जो निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिए गए, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए, जो वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या, जो कि पहले उन्होंने 71 कही थी, अब 147 कर दी। केंद्रीय विधानमंडल सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी हरिजनों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 18% की वृद्धि कर देगी, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि जो वो खेल खेल रहे हैं अंग्रेज लोग, इस तरह से कुछ हो। वो ये चाहते कि बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ इस तरह से आप बांटो मत, सबको अलग अलग करके तोड़ो मत। तो इसमें क्या था, मदन मोहन मालवीय जी और क्या कहते हैं राजगोपालचारी, इन लोगों ने गांधी जी की तरफ से इस पर सिग्नेचर किया था, हस्ताक्षर किया था इस समझौते पे। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 2 में बता देते हैं कि पहले इसका आंसर कि रेज़्मे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित कैनुअल अवार्ड जो 32 में निम्नांकित छोड़कर सभी प्रांतों महिलाओं के निर्वाचन पृथक निर्वाचन मंडल युक्त विशेष निर्वाचन जो गठित किया जाएगा, तो उसमें सिर्फ आपका उत्तर पश्चिमी प्रांत को छोड़कर और सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचन मंडल युक्त विशेष निर्वाचन क्षेत्र गठित करने की बात कही गई थी। और जैसा कि इसी के द्वारा क्या था कि आपका दलितों को भी अल्पसंख्यक मानकर अलग उनके निर्वाचक मंडल बनाने का बात कही थी, जिस पे हमने अभी बताया कि गांधी जी ने आमरण अनशन किया, उसके बाद वो पूना समझौते के द्वारा इसे समाप्त करके निर्वाचन क्षेत्र उनके लिए, दलितों के लिए सीटें जो हैं आपके बढ़ा दी गई थी, प्रांतीयों में भी और लेजिस्लेचर में भी, सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी। तो अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, महात्मा गांधी के विषय में किसने यह विचार व्यक्त किया, आगामी पीढ़ियां शायद ही यह विश्वास करें कि ऐसा एक हाड़ मास का मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। अब यहाँ पे कह के आ रहा कि यह कथन किसका है, किसने यह विचार व्यक्त किया कि आगामी पीढ़ियां शायद ही यह विश्वास करें कि ऐसा एक हाड़ मास का मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। आपके सामने ऑप्शन है लुईस फिशर, अल्बर्ट आइंस्टाइन या बेब मिलर। तो इसका सही उत्तर है आपका जो वह है आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये कथन उन्होंने था और इनका विचार है। अभी जैसे कि हमने क्वेश्चन मेरठ षड्यंत्र में भी देखा था कि उसमें भी क्या करते हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री रेज़्मे मैकडोनाल्डो को उस समय जो वहाँ पे थे उनको लिख के पत्र कहा था कि इसको आप हटा लीजिए, इस मुकदमे को हटा लेने की मांग की थी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि लुई फिशर हैं, बेब मिलर हैं, तो यह भी गांधी जी के साथ जुड़े थे। जैसे कि बेब मिलर हैं तो ये जो आपका दांडी मार्च हुआ था उसके बाद से धरसना
नमक डिपो पे जो धावा बोला गया था, जिस पे बहुत सारा नरसंहार किया, अंग्रेज़ों ने बहुत बर्बरता की थी, वो इन्होंने अपने आँखों से देखा था और उस पर इन्होंने कमेंट भी दिया था अपना। और वो बोलते हैं कि जिस तरह की हमने यहाँ पे बर्बरता देखी, ये शायद कहीं देखने को मिलती है। अब यहाँ लुई फिशर है, वो अभी महात्मा गांधी जी के साथ जुड़े थे। और पर ये जो थे आपके जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उस समय जो है महात्मा गांधी जी के संपर्क में थे। और बेब मिलर थे, वो आपका दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में थे। और ये कथन जैसा कि हमने देखा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन से है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के विरुद्ध प्रसिद्ध मुकदमे में उनकी पैरवी के लिए जो वकीलों के समूह की अध्यक्षता की गई थी, वो किसने की थी? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है भूला भाई देसाई, सर तेज बहादुर सप्रू या कैलाश नाथ काटजू। तो यहाँ पे देखें तो इसका सही उत्तर है, ये क्वेश्चन आपका पीसीएस में भी पूछा गया था, 2017 या 16 का ही क्वेश्चन है। ये 2016-17 में ये क्वेश्चन आपका पीसीएस में भी पूछा गया था। तो इस तरह से इसका सही उत्तर है आपका भूला भाई देसाई। इन्होंने क्या कहते हैं, जो आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे में हुए थे, उनकी पैरवी के लिए वकीलों के समूह की अध्यक्षता की थी। अब यहाँ कैलाश नाथ काटजू देखें तो जो आपका मेरठ षड्यंत्र था, उसमें क्या कहते हैं, इन्हीं के उसमें मेन थे कैलाश नाथ काटजू और जवाहरलाल नेहरू, एम.एस. अंसारी, वो लोग उसमें थे। और इसमें जो था आपका भूला भाई देसाई और आपका जवाहरलाल नेहरू और भी जो थे, ये लोग क्या कहते हैं, इस केस की मुकदमे लड़े थे। और इनकी जनता के इतने दबाव से और सबसे कि इनको क्या हुआ कि जो इनको फांसी की सज़ा दी गई थी, उसको उस समय के जो वहाँ पे प्रधान, उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनकी सज़ा को माफ़ कर दिया था। तो जैसा कि हमने देखा आज़ाद हिंद फौज के, तो इसे लाल किले का मुकदमा भी कहा जाता है। या और इसकी जो बचाव मतलब जैसे भूला भाई देसाई जो वकीलों के समूह के अध्यक्ष थे, तो एक समिति बनी थी, आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति, तो उसका इन्होंने नेतृत्व। और तेज बहादुर सप्रू भी इससे संबंधित थे, आपके कैलाश नाथ काटजू भी थे, अरुणा आसफ अली भी थी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब प्रमुख वकील थे। परंतु यहाँ पूछा क्या है, इसमें देखे जाए तो आपके सामने 3 ऑप्शन है, 3 के तीनों इसमें शामिल थे, पर इसकी अध्यक्षता की बात की गई तो वो आपकी भूला भाई देसाई ने की थी। और ये जैसा कि आज़ाद हिंद फौज जो जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान समर्पण कर देता है, तो जो वहाँ सैनिक थे आज़ाद हिंद फौज के, वो सब गिरफ्तार कर ले। तो उनमें से इन लोगों पे क्या है कि सैनिकों पे अंग्रेज़ों ने दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चढ़ाया था, तो उसी के लिए बचाव में इन लोगों को ये सारे वकीलों का एक समूह बना था। और जैसे कि इसमें एक आपके हमने कहा कि एक आता है कि लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो, तो इसी मुकदमे से जुड़ा था। और जैसा कि तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया और इनकी मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ कर दिया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि आपके सामने कि निम्नलिखित को सही क्रम में लगाएं, निम्नलिखित को सही क्रम में लगाएं। अब यहाँ क्रम है आपका कि जैसे भारत संविधान सभा का चुनाव, भारतीय नौसेना का विद्रोह, अंतरिम सरकार का गठन, तो यहाँ पे आपको इसको क्या है क्रम में लगाना है। अब क्रम में जैसे कि आपको कि पहले कौन सा हुआ, तो यहाँ पे देखें तो जैसे आपका शाही नौसेना का विद्रोह, तो ये कब होता है आपका 18 फरवरी 1946 के। वैसे जितनी आप देख रहे हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या हैं, सभी के सभी अगर सन देखेंगे आप तो 1946 है। इसलिए आपको जब तक एग्जैक्ट नहीं पता होगा तो क्रम में लगाने में आपको दिक्कत होगी और सही आंसर नहीं मिलेगा आपको। तो इसमें जैसे कि आपका शाही नौसेना का विद्रोह था तो फरवरी 1946 को हुआ। फिर आपका संविधान सभा का चुनाव आता है तो आप देखेंगे उसका आपका जुलाई 1946 को है। फिर आपका आएगा देखें तो ये आपका सीधी कार्यवाही जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा मनाई गई, जिसके द्वारा बंगाल में प्रत्यक्ष रूप से हिंदुओं पे आक्रमण किया गया और या बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ। तो ये क्या था आपका 16 अगस्त। ये तो आप लोग मतलब बहुत ही कॉमन है और क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, तो ये आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा एग्ज़ाम में।
तो वो और फिर अंतरिम सरकार का गठन आपसे पूछ ले तो इसकी अगर आपको पता है डेट तो आपको क्रम लगाने में आसानी हो जाएगी। ये जैसे सितंबर में, तब हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले शाही नौसेना मतलब 2 होगा, फिर आपका संविधान सभा का 1 होगा, फिर आपका सीधी कार्यवाही 4 होगा, फिर आपका 3। तो इस तरह से हम देखेंगे सही तो आपका ये बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन सही है जिसमें कि आपका 2 1 4 3 ये आपका क्रम सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि जिन्ना के बारे में सही कथन है। जिन्ना के बारे में सही कथन है तो आपके सामने है होम रूल आंदोलन का समर्थन, असहयोग आंदोलन का विरोध, बेबल योजना को अस्वीकार किया या सभी। तो इसमें देखा जाए तो जिन्ना के बारे में 3 कथन है, 3 के तीनों ही आपके सही हैं क्योंकि उन्होंने होम रूल का समर्थन किया था और जैसा कि वो एनी बेसेंट के होम रूल लीग से जुड़े भी थे और बेबल योजना को उन्होंने अस्वीकार किया था और आपका देखा जाए तो असहयोग आंदोलन का उन्होंने विरोध किया था। तो इस तरह से आप देखें तो इसका सही उत्तर है आपका 4 की सभी। डी है जिसमें सभी उनको जो कथन है उनके बारे में वो सभी के सभी सही हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है निम्न किसने 1916 में मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच समझौता कराया। अब यहाँ पे है कि मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच में समझौता कराया तो आपके सामने ऑप्शन है बीजी तिलक ने, गांधी जी ने और या जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका सही उत्तर है आपका बीजी तिलक ने। ये बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने और एनी बेसेंट के प्रयासों से ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ था जो कि आपके देखा जाए तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था और जिसकी अध्यक्षता मजूमदार ने अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो उसमें क्या था कि अगर आपके सामने यहाँ पे एनी बेसेंट भी दे दे या कोर्ट में आंसर दे सकता है तो बीजी तिलक क्यों एनी बेसेंट। और एक क्वेश्चन बनता है आपके सामने कि गरम दल एवं नरम दल को एक साथ 1916 के मंच पर लाने वाले कौन थे, तब वहाँ पे आपके आ जाएगा कि आपका ये आपकी मोहम्मद अली जिन्ना थे और क्या कहते हैं एनी बेसेंट के प्रयासों से ये चीज़ें हुई थी और बीजी तिलक का भी उसमें था। इस तरह से आएगा। पर अगर मुस्लिम लीग के और कांग्रेस के बीच तो उसमें आपका बीजी तिलक और एनी बेसेंट होगा। अब यहाँ एनी बेसेंट नहीं दिया है, एनी बेसेंट भी दे सकता है और आपको कोर्ट में भी आंसर दे सकता है। तो इस तरह से अब और इससे एक क्वेश्चन बनता है रमेश चंद्र दत्त ने कहा है कि 1916 का लखनऊ अधिवेशन पे उन्होंने टिप्पणी की थी, जबकि जो इन दोनों के बीच में समझौता तो हो गया पर जब गांधी जी ने 1924 का आपका बेलगांव का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो उसमें क्या हो कि फिर इनके बीच में डिस्प्यूट तो चल ही रहा था मुस्लिम लीग और कांग्रेस में, जो उसमें फिर क्या हो 1924 में फिर से अलग हो गए। तब उसी पे रमेश चंद्र दत्त ने व्यंग करते कि 1600 में वह नींव रखी गई सांप्रदायिकता की जिस पे जाके इतने सालों बाद भारत विभाजन की भूमि का रणनीति जो है एक भूमि तैयार हो गई। तो ऐसा क्वेश्चन करके अगर आपके सामने आ जाएगा तो आप उसको जितना बताया समझ लीजिएगा कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि रमेश चंद्र दत्त ने किस समझौते पे, तो आपका लखनऊ समझौते पे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। अगस्त प्रस्ताव, पूना समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक अधिनिर्णय। तो यहाँ पे देखें तो आपको क्रम में लगाना है, जो घटनाएं हुई हैं उनके हिसाब से आपको क्रम में लगाना है। अब यहाँ पे आप देखें पूना समझौता या सांप्रदायिक निर्णय, तृतीय गोलमेज। तो सांप्रदायिक निर्णय पहले आएगा, तब हम उसके बाद क्या होता है उसी के वजह से पूना समझौता होता है। फिर आप देखेंगे कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन की अगर आपको डेट अच्छे से याद है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपको, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें उसी सन में उसी लगभग घटी हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपका सांप्रदायिक अधिनिर्णय आता है जिसमें आपको ये सांप्रदायिक पंचांग भी कहा जाता है, कैनुअल अवार्ड भी कहा जाता है, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेजमे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त को किया था।
फिर आपका इसी के उसमें गांधी जी ने अनशन किया, तो उसके बाद पुनः समझौता होता है। तो इस तरह आप देखेंगे पहले तो आपका पहले होगा 4, फिर आपका आएगा 2, तो उसके बाद आप देखेंगे कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन तो भी आपका 1932 में ही हुआ है, परंतु पुनः समझौता सितंबर में होता है और तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका दिसंबर में। तो इस तरह से आपका पहले 4, 2, फिर 3, फिर अगस्त प्रस्ताव जो कि लॉर्ड लिथिंगो के समय में आया था 1940 में। तो इस तरह आपका इसका सही क्रम जो है वह है आपका सी, 4, 2, 3, 1। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी। यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर या मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही उत्तर है आपका वह है जवाहरलाल नेहरू। और ये अकेले नहीं थे, इसमें आपके जैसे ये नेहरू रिपोर्ट आई थी तो उसमें इसके जो है विरोध में इन लोगों ने, इसमें सुभाष चंद्र बोस थे और आपका क्या कहते हैं ये जवाहरलाल नेहरू थे, इन लोगों ने और सत्यमूर्ति थे। तो काफ़ी जो युवा राष्ट्रवादी नेता थे वो नेहरू रिपोर्ट से असहमत थे और उन्होंने क्या किया कि इसके विपरीत अपने उसी काल की जो स्वाधीनता के पक्ष में लोग दे रहे थे विचार, उसके विपरीत में उन लोगों ने क्या किया कि भारत की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन लोगों ने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। तो यहाँ पे जैसे आपके सामने जवाहरलाल नेहरू है और ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू ना हो के सुभाष चंद्र बोस हो या सत्यमूर्ति हो, तो ये तीन के तीनों इससे जुड़े थे। और मेन नाम आपका कहीं भी आता है तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का, कि भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए जो 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, तो आपका सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे आपके पास जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन है, और अगर नहीं हो तो अगर इसके जगह पर आपके सामने क्वेश्चन हो एग्ज़ाम में सुभाष चंद्र बोस भी हो तो भी आपका सही होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि जो काकोरी कांड के अभियुक्त रोशन लाल को फांसी किस जेल में दी गई थी। जैसा कि काकोरी कांड बहुत फेमस है और इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री का, और इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये क्या था कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक लूटा था, जिससे तो इस संबंध में क्या था कि क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। जो तो जिनको गिरफ्तार किया उन पर क्या है काकोरी षड्यंत्र कांड मुकदमा चला गया। तो इसी को क्योंकि उन्होंने काकोरी जाने वाली ट्रेन को लूटा था इस वजह से भी इसका नाम है, और उसी नाम से अंग्रेज़ों ने काकोरी षड्यंत्र कांड मुकदमा चलाया था, जिसमें 17 लोगों को लंबी सजाएं हुई थी, 4 लोगों का आजीवन कारावास हुआ था, आजीवन कारावास की सजा थी। और 4 क्रांतिकारी जो प्रसिद्ध हैं जिनका इतिहास में भी काफ़ी नाम, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खां थे, रोशन लाल थे या राजेंद्र लहरी, 3 सबको फांसी दी गई थी। तो इसी में आपसे पूछा है कि रोशन लाल को फांसी किस जेल में दी गई थी। तो जैसे कि हम आपका अशफाक उल्लाह ये राम प्रसाद बिस्मिल हैं, तो इनसे संबंधित एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा है, तो इनको गोरखपुर जेल में दी गई थी। फिर आपका अशफाक उल्लाह खां थे, तो इन्हें फैज़ाबाद में फांसी दी गई थी। और आपका जो रोशन लाल है ये जो आपका इलाहाबाद नैनी सेंट्रल जेल है वहाँ पे इन्हें फांसी दी गई थी। तो यहाँ पे जो रोशन लाल से संबंधित है पूछा है, तो इसलिए उनका है सही उत्तर आपका इलाहाबाद। और यहाँ पे आपसे पूछ लेता कि राजेंद्र लहरी को जो काकोरी कांड के अभियुक्त थे उन्हें कहाँ फांसी दी गई, तो गोंडा में। राम प्रसाद बिस्मिल को आपको गोरखपुर और अशफाक उल्लाह खां को फैज़ाबाद। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को फैलाने में सबसे बड़ा कार्य डॉन सोसाइटी का था, यह विद्यार्थियों का एक संगठन था, इसके सचिव कौन थे। तो आपके सामने ऑप्शन है सतीश चंद्र मुखर्जी, सचिंद्र प्रसाद बसु या प्रफुल्ल चंद्र राय। तो ये आपका सही उत्तर है इसका सतीश चंद्र मुखर्जी। तो ये जो डॉन सोसाइटी थी उसके अध्यक्ष थे आपके सतीश चंद्र मुखर्जी, और आपका सचिंद्र बसु जो हैं वो इंडियन सर्कुलर सोसाइटी थी शिक्षार्थियों को एकत्रित करने की, उसके थे। और प्रफुल्ल चंद्र राय हैं आपके, तो इनका नाम जो कि प्रसिद्ध प्रथम बंगला केमिकल फैक्ट्री देखा जाए स्टोर खोलने का, तो इन्होंने किया था। जबकि हम स्वदेशी का हमारा ये मूवमेंट चल रहा था बंगाल विभाजन के बाद, तो इसी के में ये शिक्षा को लेके या आपके जो स्वदेशी चीज़ों की
स्थापना उद्योगों को लेके शुरू हुई थी, वो ये सब उसी से जुड़े थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। आपके सामने ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, MG रनाडे, BG तिलक। तो यहाँ पूछा क्या है कि किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर है इसका गोपाल कृष्ण गोखले। अब यहाँ रनाडे, जैसे कि हम अपने वीडियो में इसमें भी बता चुके हैं कि ये आपके विधवा पुनर्विवाह बीडो मैरिज संघ था पुणे में, उसकी स्थापना किए थे। और ये आपके क्या कहते हैं, इसके आपके जो आपका है संघ था पूना सार्वजनिक सभा, उससे भी जुड़े थे और आपके इन सब चीज़ों से तो संबंधित थे। और BG तिलक हैं तो इनके बारे में भी आप जानते हैं, या गरन दल के नेता थे, बहुत फेमस थे। इनसे संबंधित कई सारे तथ्य हैं जो हम लोग के पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है किसने कहा कि ब्रिटिश शासन भारत का रक्त बहाने वाला नाला था। तो यहाँ पे पूछा है कि किसने कहा कि ब्रिटिश शासन भारत का रक्त बहाने वाला नाला था। आपके सामने ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, MG रनाडे या RC दत्त। तो इसका सही उत्तर है आपका दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे आपके सामने क्या है कि ब्रिटिश भारत का रक्त बहाने वाला नाला या दरिया ऐसा करके आता है तो आपका दादा भाई नौरोजी होगा। अगर आपसे पूछ ले कि बहुत तेज़ी से भारत संपदा का दोहन को देखते हुए किसने इसे ब्लीडिंग प्रोसेस कहा था, तब आपका क्या कहते हैं, ये आपका हो जाएगा इसमें कार्ल मार्क्स, इन्होंने कहा था। और दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा की गई धन निकासी का तो विश्लेषण करके सिद्ध पहले ही कर दिया कि मतलब कर दिया था। पर ये देखा जाए तो 1813 में ही क्या कहते हैं कार्ल मार्क्स ने इसे संपत्ति के दोहन को ब्लीडिंग प्रोसेस कहा था। तो ब्लीडिंग प्रोसेस ऐसा करके आएगा तो 1813 बहुत तेज संपदा का दोहन होते तो आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स। और जैसा कि क्वेश्चन में है कि ब्रिटिश शासन भारत का रक्त बहाने वाला दरिया या नाला, तो दादा भाई नौरोजी। यहाँ हम MG रनाडे देखें, RC दत्त देखें तो ये लोग भी क्या कहते हैं आपके इससे जुड़े थे कि भारत का जो ये औपनिवेशिक काल था उसमें जो ब्रिटिश शासन की तरफ से क्या कहते हैं दोहन हो रहा था धन संपदा का, तो उस पर उन लोगों ने भी अपने विचार प्रकट किए हैं। तो जैसे एक आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि किसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 क्रमिक चरणों में मुक्त व्यापार, वाणिज्यिक, पूंजीवाद एवं वित्तीयवाद साम्राज्य के रूप में वर्गीकृत किया था। तो इसका सही उत्तर आपका होगा RC दत्त ने। और जैसे कि आपको भारत में रेलवे के लिए को भी कई तरह के क्या कहते हैं तथ्य हैं और कथन हैं, तो उसमें भी आपका आ जाए। और एक क्वेश्चन अगर आ जाता कि ब्रिटिश भारत में औद्योगिकरण पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका अनौद्योगिकरण भी क्या कहते हैं आपका दादा भाई नौरोजी ने सिद्ध किया था। और दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले 2 मई 1867 को इंग्लैंड लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की बैठक में पढ़े अपने लेख में इंग्लैंड टू डेट टू इंडिया में इस मान्यता को प्रस्तुत किया था। फिर उन्होंने अपने भाषण में इन्होंने कहा कि भारत में हुई निकासी का उदाहरण आज तक विश्व में किसी अन्य देश में ढूंढने को नहीं मिलेगा। और एक चीज़ देखा जाए कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो धन निकासी का विरोध करने की उनको विशेष बनाने का, तो इसमें विविध समाचार पत्रों का भी रहा, पर जिसमें अमृत बाजार पत्रिका थी जिसका विशेष रूप से योगदान माना जा सकता है। और एक बार तो 15 अगस्त 1881 में एक अंक में इस पत्रिका ने अंग्रेज़ों को चेतावनी देते हुए स्वरूप लिखा था। तो आपके सामने इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि धन निकासी पर किस पत्रिका ने अंग्रेज़ों को चेतावनी देते स्वरूप लिखा था कि यह नहीं जानते कि इस शल्य क्रिया के परिणाम स्वरूप उनका रोगी किस सोचनीय दशा में पहुँच गया है। भारत की जो है
उद्योग करने, या जो बोलते थे कि हम आए अपनी काल आया उद्योग आया, तो इस तरह देखा जाए तो भारत के उद्योग को तो वो पूरी तरह से बर्बाद किए थे। यहाँ के हस्तशिल्प को देखिए, चाहे तो आप कृषक का हाल देखिए, सभी का क्या कहते हैं एक बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई थी। तो इस तरह से क्या कहते हैं, और जब 1896 में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सिद्धांत को स्वीकार भी कर लिया गया था, और इसी के आधार पर नौरोजी जी ने 1905 में सुशासन की मांग भी की थी। तो ये देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी से संबंधित जैसे कि ब्रिटिश भारत में ये धन निकासी सिद्धांत, या एक पुस्तक आता है पॉवर्टी इन द रूल्स, तो ये भी क्या कहते हैं दादा भाई नौरोजी की है। दादा भाई नौरोजी के बारे में जैसे ओल्ड ग्रैंड मैन भी इन्हें कहा जाता है। तो कई चीज़ें इनसे संबंधित हैं कि क्वेश्चन बन जाता है, तो आप लोग इसको जो काफ़ी पॉपुलर चीज़ें हैं वो तो आपको पता होनी ही चाहिए, और कुछ फैक्ट जैसे हैं तो वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन आप जैसे कि आपका रेलवे से संबंधित है, चलिए हम बनाएंगे क्वेश्चन, तो उससे संबंधित जितने लोगों के आपके होंगे उसको हम क्या कहते हैं इसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 14 में है कि कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय उप कुलपति था। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आशुतोष मुखर्जी। तो यहाँ पूछा क्या है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय उप कुलपति कौन था। तो आपका इसका सही उत्तर है आशुतोष मुखर्जी। यहाँ आपने देखा आशुतोष मुखर्जी हैं। अब आपके सामने ऑप्शन आता है WC बनर्जी। तो WC बनर्जी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे, और क्या कहते हैं या इलाहाबाद में फिर उसके बाद जो अधिवेशन था एक हुआ था, उसमें भी उसकी डेट हमें नहीं याद, उसमें भी इन्होंने अध्यक्षता की थी। और ये देखा जाए तो हाई कोर्ट के एक माने जाने प्रसिद्ध वकील भी थे। और यहाँ पे हम देखें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो जैसे हम जानते हैं कि उन्होंने ICS की परीक्षा पास की थी, वो आज समय कलेक्टर थे जिससे उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। और इन्होंने क्या कहते हैं इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1876 में, और फिर बाद में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी जुड़े। तो इस तरह से क्या कहते हैं हम इन तीनों से जो बहुत ही पॉपुलर फैक्ट है तो उसको हम इतना हमें कम से कम पता होना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण क्या था। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि खेड़ा के जो किसानों के पक्ष में ये गांधी जी का जो आंदोलन उन्होंने किया वो किस लिए था। तो यहाँ पे जैसे है कि अकाल पड़ने के बावजूद आपके भू राजस्व की उगाही का स्थगित न की जाना, या प्रशासन का प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। तो आपसे दो चीज़ें पूछा है, तो इसमें जो आपका सही उत्तर है उसमें कूट में दिया है, तो कूट के हिसाब से आपको आंसर चूज करना है। आपका ए अकेले होगा, या आपका 2 होगा, या 1 2 दोनों होगा, या 1 2 दोनों में से कोई नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका सही उत्तर है आपका इसका सिर्फ 1 होगा, क्योंकि ये देखा जाए तो आपका सिर्फ इसमें 1 सही है, क्योंकि अकाल पड़ने के बावजूद क्या है कि आपका जो भू राजस्व थी उगाही थी वो समाप्त नहीं की गई थी। तो इसी को लेकर क्या कहते हैं महात्मा गांधी जी ने खेड़ा को समर्थन दिया था, और खेड़ा आंदोलन के अंतर्गत ही जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वह इनके अनुयायी बन गए, किसके गांधी जी के। तो ये जो घटना थी खेड़ा सत्याग्रह वो आपका क्या कहते हैं जैसे कि मार्च 1918 के गुजरात के खेड़ा ज़िले में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी लगान में छूट नहीं दी जा रही थी, राजस्व उगाही में स्थगित नहीं की थी। तो इस कारण से सरकार के विरुद्ध किसानों ने उन्होंने साथ दिया गांधी जी ने, और तब तक जब तक कि लगान में छूट ना मिले तब तक लगान देना बंद कर दें। तो इस तरह से उन्होंने बिल्कुल क्या कहते हैं
और ये इस समय गांधी जी सर्वेंट ऑफ इंडिया के सदस्य जो विट्ठल भाई पटेल थे उनके साथ वहाँ पहुँचे थे। सरकार ने आदेश भी दिया फिर इन लोगों के जो ये आंदोलन के बाद कि आप लगान उन्हीं किसानों से वसूला जाए जो वास्तव में इसका भुगतान कर सकते हैं। अतः गांधी जी ने संघर्ष को वापस ले लिया और खेड़ा से ही क्या कहते हैं वल्लभ भाई पटेल जैसा था इंदुलाल याग्निक आदि लोगों ने गांव का दौरा किया और इसी के बाद ये गांधी जी के घनिष्ठ संपर्क में भी इनको ला दिया। तो अभी हम देखते हैं तो इसका सही उत्तर क्या हुआ आपका ये, क्योंकि प्रशासनिक प्रस्ताव गुजरात में स्थायी बंदोबस्त जैसा कोई नहीं था, सिर्फ ये अकाल पड़ने के बावजूद भू राजस्व को स्थगित नहीं किया गया था इसलिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है आपके कि किस अधिनियम द्वारा हिंसा को बढ़ावा देने वाले समाचार पत्रों व प्रेस को उनकी संपत्ति को जब्त, यहाँ जब्त होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो जब्त करने की बात कही गई थी। तो ये आपका था, इसमें पूछ रहा कि किस एक्ट के द्वारा या किस अधिनियम के द्वारा। तो आपके सामने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 या द लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट 1835 या समाचार पत्र अधिनियम 1908 में। तो जैसे कि इस अधिनियम द्वारा हिंसा को बढ़ावा देने वाले समाचार पत्रों और प्रेस को उनकी संपत्ति तथा उनकी संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान किया गया था। तो यह आपका था 908 में। 908 का जो भारत समाचार पत्र अधिनियम था, तो इसमें क्या था, द न्यूज़पेपर एक्ट में ये चीज़ लागू की गई थी। क्या था कि कर्जन की जो बंगाल विभाजन हो या और भी नीतियाँ था, उससे सरकार में जो है कि सरकार के विरुद्ध बढ़ती जो घटनाएं थी या कटुआलोचना को रोकने के लिए इस तरह का व्यवस्था की गई थी। तो उग्र दल के उदय एवं विकास जो स्थितियाँ अगर पेपर में क्या है कि पेपर के द्वारा जागरूकता फैल रही थी, लोग एक दूसरे को एकजुट कर रहे थे, तो उन्होंने इस तरह का द न्यूज़पेपर एक्ट पारित कर दिया, जिसमें ये था कि अगर कोई समाचार पत्र हिंसा या हत्या का से जुड़ी या पीड़ित कोई चीज़ ऐसी ही छापता है तो या बढ़ावा देने वाले, तो उसकी प्रेस को और उसके समाचार पत्र को जो संपत्ति होगी उसे जब्त कर लिया जाएगा। अब यहाँ जैसे कि आपका 1935 का है या 1900 क्या कहते हैं, आप देख रहे हैं 1835 का अधिनियम है या 1878 का है, तो इन सब के द्वारा भी प्रावधान था समाचार पत्रों का। जैसे कि आप 1835 का देखें तो 35 कहीं कहीं 33 है, तो उसमें क्या था कि समाचार पत्रों को इसी समय आपका प्रेस का आपको क्या कहते हैं विलियम बेंटिक शासन समाचार पत्रों पर थोड़ा सा उदार दृष्टिकोण अपनाया गया था। और एक चीज़ ये देखें कि आपका जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, चाहे आपका आयोग के हों चाहे तो आपका नेट JRF हो, इन सब में पूछा जाता है। तो उसमें आपका एक पत्र आता है जिसमें आपका ये 1878 जिनमें क्या कहते हैं ये आपका जो बने थे लॉर्ड लिटन के समय में ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। तो जिसमें क्या है पत्रों के ऊपर बहुत सारे क्या कहते हैं प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो इस तरह से क्या कहते हैं हमने देखा कि अच्छा है आपका 1878 का हो चाहे तो आपका और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था कि बहुत सारा जो इसको क्या कहते हैं बाद में इसको हटाने का भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि किसने इसे हटाया था, तो लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त किया था, एक्ट को रद्द किया था। और इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत सोम प्रकाश या भारत में ही ढाका प्रकाश सहचर तथा अनेक ऐसे समाचार पत्रों के विरुद्ध जो है मामले दर्ज किए गए थे। तो ये जो है इसके विरुद्ध काफ़ी कुछ क्या कहते हैं समाचार पत्रों में तीखी प्रतिक्रिया भी दी गई थी, परंतु जैसा कि उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, उनकी मनमानी थी, तो उस तरह से बहुत सारी इस पर पाबंदी लगा दी गई थी। और ये क्वेश्चन आता ही ज़रूर है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था या किसके समय पारित हो, तो लॉर्ड लिटन, और इसे समाप्त किसने किया था, लॉर्ड रिपन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है परतंत्र भारत की अंतिम कांग्रेसी महिला अध्यक्ष कौन थी। परतंत्र भारत की अंतिम कांग्रेसी महिला अध्यक्ष कौन थी। यहाँ पे आपने 3 नाम देखा, नलिनी सेनगुप्ता,
जैसे जिनका नाम एलन ग्रे भी है, और सरोजिनी नायडू या एनी बेसेंट। तो इसका सही उत्तर है आपका जो वह है आपका नलिनी सेनगुप्ता। और इस तरह से आप देखें तो अगर अभी आपको पूछा है कि अंतिम कांग्रेसी महिला अध्यक्ष, तो एनी आपका नलिनी सेनगुप्ता। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता पहली महिला अंग्रेज महिला, ऐसा पूछेगा कि पहली अंग्रेज महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तब भी आपका नलिनी सेनगुप्ता आएगा। और अगर आपसे ये पूछ लेता है कोई कि भारतीय या अंग्रेज, ऐसा ना करके कि पहली महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो आपका एनी बेसेंट होगा, क्योंकि ये आयरलैंड की थी और पहली ये जो 1917 का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी। तो भारत ये देखा जाए तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू आएगा। और कांग्रेस की अंतिम कांग्रेसी महिला अध्यक्ष पूछे नलिनी सेनगुप्ता, ये आपसे पूछ लेगा कि इसमें कि आपका पहली अंग्रेज महिला कांग्रेस अध्यक्ष, तो भी नलिनी सेनगुप्ता होगा। अब यहाँ डिफरेंस को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि पहली अंग्रेज महिला पूछे कांग्रेस की अध्यक्ष में तो नलिनी सेनगुप्ता, या अंतिम पूछे। वैसे तो अभी उसके बाद आपके देखा जाए तो आगे और भी बने, पर यहाँ ऑप्शन में देखेंगे तो नलिनी सेनगुप्ता ही हैं। और पहली भारतीय महिला पूछे सरोजिनी नायडू, पहली महिला पूछे तो एनी बेसेंट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था। यहाँ पूछा है कि अखिल भारतीय कमेटी की जो 14 जून 1947 की बैठक संपन्न हुई थी और भारत विभाजन के पक्ष विपक्ष में वोटिंग हुई थी, उसमें किसने भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था। अब आपके सामने ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान या सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान। अब हम जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद जी से भी आता है कि पहले ऐसे सबसे कम उम्र में आपकी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। या आपसे ऐसा पूछ लेता है कि बहुत लंबी अवधि तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहने वाला, तब भी आपका अब्दुल कलाम आज़ाद होगा। क्योंकि ये जब बने थे तो उसके बाद क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, उसके बाद लगातार कोई ऐसा अधिवेशन बीच में नहीं होता और 1946 तक ये उसके अध्यक्ष रहते हैं। तो इस तरह से आपका इसमें जैसे अब्दुल कलाम से हो तो ऐसा है। और ये मतदान वाला जो विभाजन वाला कि भारत विभाजन के विपक्ष में, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो कौन नहीं जानता है उनके बारे में। और वो भारत के आपके चाहे वो खेड़ा का हो, चाहे बारदोली सत्याग्रह हो, चाहे वकालत से लेके हो, चाहे गांधी जी के साथ उनके हो, चाहे भारत के पहले गृह मंत्री की बात हो, या रियासतों को एकत्रित करने वाला हो। भारत का जो आज हम नक्शा देखते हैं, इतनी सारी रियासतें थीं, उनको एकीकरण करने वाला हो। तो इसी तरह से और इनका एक सरदार है, जैसे इनको वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे जर्मनी का उन्होंने एकीकरण किया, इन्होंने भारत का किया। इस तरह इनसे तो बहुत सारे फैक्ट हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें जाननी भी चाहिए कि आज भारत का जो स्वरूप है, जो भारत का ये नक्शा है, आज इन्हीं की देन है। तो आइए आप में ये रहा जैसे क्वेश्चन नंबर 18 से अब्दुल कलाम आज़ाद से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है, किसने कहा संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो ये आपके सामने ऑप्शन है ऑस्टिन, CR इटली, विंस्टन चर्चिल। तो इसका आपका सही उत्तर है ऑस्टिन। इन्होंने कहा था भारत संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो ये कथन जो है आपका ऑस्टिन से है। और विंस्टन चर्चिल से भी हमारे काफ़ी क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, जैसे कि किसने ये कहा था कि जब हम पूरे विश्व में जीत रहे हैं तो एक कमबख्त बुढ़े के सामने, तो इसने ही गांधी जी के ऊपर कमेंट किया था। या जो आपका अधिनियम वगैरह पारित होने का है तो उसमें पूछ लेता है कि उस समय कौन वहाँ के प्रधानमंत्री थे। और ये CR इटली से भी आपका इसी तरह का क्वेश्चन बनेगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 में किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। या किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन जो है एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, यह आपका भगत सिंह का कहना था। और जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल से अभी हमने इसी में क्वेश्चन देखा था कि वो आपके क्या कहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक के सदस्य भी थे और इन लोगों ने क्या कहते क्रांतिकारी थे और इन लोगों ने काकोरी जो केस था काकोरी कांड में तो 8 डाउन रेल मालगाड़ी को लूटा था, फिर इन लोग पे अभियोग चला गया। और राम प्रसाद बिस्मिल आपके जैसे कि प्रेजेंट टाइम जो आपका उत्तर प्रदेश का शाहजहाँपुर है वहाँ के थे और इनको जो है गोरखपुर जेल में इनको फांसी दे दी गई थी। तो इस तरह से इनसे भी हम लोगों ने देखा था। सचिंद्रनाथ सन्याल थे, तो ये आपका जो 1924 में कानपुर में आपका ये संगठन था क्रांतिकारियों का, उसके संस्थापक यही थे। तो इस तरह से बहुत सारे जो हमने फैक्ट देखे, तो क्वेश्चन तो 20 थे पर आप देखे होंगे कि बहुत सारे हम लोगों ने उसके साथ साथ में जो तथ्य थे उसको देखा। और आप लोग से फिर एक बार कहूँगी कि अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा तो पहले की वीडियो देख लीजिए और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक दे दी जाएगी। और प्लीज़ वीडियो को मिस मत करिए और किसी के बातों में मत आइए जब तक कि कोई नोटिफिकेशन आपको AGC NTA की तरफ से नहीं मिल जाती है।